हाय फ्रेंड्स, सेल बायोलॉजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, या यूँ कह लें कि सेल की दुनिया में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्योंकि सेल अपने आप में एक पूरी ब्रह्मांड की तरह है। इसमें काफ़ी सारे फिजिकल केमिकल एक्टिविटी होती रहती है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे हम यहाँ पर सेल ऑर्गन्स, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं सेल के। जैसे नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, आपको समझाया सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल की थ्योरी क्या है, ठीक है, सेल का फंक्शन क्या है। तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वीडियो बनाया, लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाया, जिसके अंदर, जबकि वो सिर्फ पार्ट 1 है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर आप और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे तो उसका एक और पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। वो पार्ट 1 आपके लिए काफ़ी था, इसलिए मैंने बनाया। बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 काफ़ी था, तो मैंने पार्ट 1 में काफ़ी सारा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसका जो बेसिक नॉलेज होता है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद हमने सेल के ऑर्गन्स को कवर करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और सभी को हमने कनेक्ट करके, लिंक बना करके अब तक हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं। मतलब हमने किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं है, भूले नहीं है। हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों सेल ऑर्गन्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी किया, और इनका आपस में इंटर कनेक्शन क्या है, इन तीनों सेल ऑर्गन्स का इंटर कनेक्शन क्या है, वो भी हमने स्टडी किया। हम लगातार इनको स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करके स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी को, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, क्योंकि चीज़ें समझ में आना अपने आप स्टार्ट होने लग जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है GERL सिस्टम, जो कि मैं एक लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम GERL सिस्टम को, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कब, जब हम पढ़ लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इन तीनों सेल ऑर्गन्स को कवर करने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा GERL सिस्टम। तो आइए दोस्तों, GERL सिस्टम को समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमें सिर्फ इसमें पूरा एक प्रोसीजर समझना है। ये एक मैकेनिज्म है, और एग्जाम पेपर में देखो GERL सिस्टम पर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉलेजेबल है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको सेल के अंदर होने वाली काफ़ी सारी रिएक्शंस पता लग जाएंगी। ये नीट के लिए, जैसे कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मेडिकल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो GERL सिस्टम, GERL स्टैंड फॉर गोल्जी बॉडी। जो G है वो स्टैंड कर रहा है गोल्जी बॉडी को। दूसरा है ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L स्टैंड फॉर लाइसोसोम। करेक्ट, यहाँ पर E लगा देना। तो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये तीनों सेल ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसके थ्रू काफ़ी सारी, इसके अंदर जैसे प्रोटीन का संश्लेषण होना, पैकेजिंग होना, और ठीक है, टारगेटेड ऑर्गन्स। यहाँ पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है, किसी को कहाँ पर पहुँचाना है, किस प्रोटीन को कहाँ तक पहुँचाना है, ये सारा उसका काम है। तो इस तरीके से इसमें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का पूरा प्रोसीजर हो रहा है सेल के अंदर। तो ये किनके द्वारा हो रहा है, इन तीनों सेल ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये तीनों सेल ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हमने कह दिया GERL सिस्टम। ये टर्म यूज किया किसने, नोविकोव साइंटिस्ट ने। सो अगर डेफिनेशन लिखना है थोड़ा सा, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि GERL सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय गोल्जी apparatus, endoplasmic reticulum and lysosome. This organelle form a system to carry out the following cellular process. कौन कौन सा, एंडोसाइटोसिस। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एंडोसाइटोसिस का प्रोसीजर क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक, दूसरा होगा हमारा टॉपिक एक्सोसाइटोसिस, कैसे एक्सोसाइटोसिस का प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के अंदर रिएक्शंस भी बैलेंस हो रही हैं, एक चीज अपने टारगेट पर पहुंच रहा है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखें कि सेलुलर प्रोसेस के अंदर सिंथेसाइजिंग द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी निकाला जा रहा है, साथ में जो सही प्रोडक्ट है उसको डाइजेशन भी किया जा रहा है। तो ये सारा हम प्रोसीजर देखेंगे। तो मेन फंक्शन क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसके अंदर जो सेल के अंदर जो लिपिड एंड प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक, अब यहाँ पर देखो, प्रोटीन जरूरी नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही हो, क्योंकि प्रोटीन सेल के अंदर भी, जो साइटोप्लाज्म में भी फ्री राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी प्रोटीन, मतलब इस पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो प्रोटीन 2 जगह से संश्लेषित हो जाता है सेल के अंदर। तो वो सारी हम बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये है इनसाइड द सेल। ये जो आपको यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है ये सेल के अंदर का भाग है, और दिस इज द आउटसाइड द सेल, ये पूरा जो है सेल के बाहर का भाग। और बीच में इन दोनों को, इनसाइड और आउटसाइड को सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन जो है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और ये सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से अटैच है, अराइज हो रहा है सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी है ये किसकी सिस्टर्नी है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी है। और इन दोनों सिस्टर्नियों को हम दो भागों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं, RER एंड SER। RER का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अच्छा, ये प्रोटीन का संश्लेषण क्यों करता है? क्योंकि इसके सरफेस पर ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो RER वाला भाग है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज अब्सेंट ऑफ ग्रेन्युलर, मतलब कि इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है इसलिए बिल्कुल स्मूथ दिखाई पड़ता है, तो ये लिपिड का संश्लेषण करता है। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो सिस्टर्नी है उनको दो भागों में बांट दिया गया, या ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। RER प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, SER जो है लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। अब ये जो है संश्लेषण करके, अब ये संश्लेषण कैसे करता है? देखिए, इसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट है, अभी मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूं कैसे होता है। इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो जो है प्रोटीन एक पूरी तरीके से सबसे पहले एक पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम जो होगा वो पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा। किसकी हेल्प से? मैसेंजर RNA की हेल्प से, थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो है अभी यहाँ पर जैसे सपोज कि यहाँ से ये जो आपको सिस्टर्नी दिखाई दे रहा है, इसके एंड पर जा करके ये प्रोटीन यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बडिंग के थ्रू सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन वेसिकल्स, क्योंकि ये जो है इसका ट्रांजिशन ही होगा, आगे जाकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो अभी देखो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो वेसिकल्स निकला जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो P है वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये जाकर के अटैच होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस वाले भाग में, कॉन्वेक्स साइड्स में, या फिर इसको हम फॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके ये जो अब यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रांस फेस, सिस फेस और बीच में मीडियन फेस, ठीक है। तो सिस फेस पर जाकर के, या कॉन्वेक्स फेस, दिस इज द कॉन्वेक्स फेस एंड दिस इज द कॉनकेव फेस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स फेस से जाकर के ये अटैच हो जाएगा और इसका जो सिस्टर्नी है इसके प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आगे ये जो है फिर एक वैक्यूल्स में एक तरीके से फिर एक वेसिकल्स बन जाएगा। अब ये जो प्रोसेसिंग है वो क्यों ज़रूरी है? अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन होता है वो सिंगल पेप्टाइड फॉर्म चैन की फॉर्म में हुआ। अब उसकी जो फोल्डिंग है उसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स से गुजारा जाता है। उससे वहाँ पर मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका फंक्शन ये होता है कि उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को फोल्ड करके उसको मॉडिफाई करके आगे किसी मतलब कि किसी अलग वेसिकल्स में उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, करेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको, मतलब आप ये अगर आप इसको सीधी शब्दों में कहें तो रॉ मटेरियल को, जो कच्चा माल है उसको पके हुए या राइप मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है। इतनी बात आप समझ जाइए। अब ये जो प्रोटीन बना यहाँ पर, अगर इसके अंदर सपोज कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तब हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। आपको याद हो कि यहीं से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब ये यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम बन चुका है, ठीक। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोसाइटोसिस, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में आई थिंक आपको पता होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तब तो आपको ये सारी बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस का प्रोसीजर। अब सपोज करो कि कोई बाहर से एक फूड पार्टिकल है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब ये सपोज करो ये जो ग्रीन कलर का डॉट डॉट मैंने बनाया है ये एंडोसाइटोसिस प्रोसीजर के द्वारा अंदर आ गया है, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल यहाँ पर एक वेसिकल्स में बंद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो
प्राइमरी लाइसोसोम है ये इस फूड पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाएगा, आपस में आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद अब इसके जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है अभी तक इसके एंजाइम एक्टिव नहीं थे, क्रियाशील नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपस में फ्यूज करेगा ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। अब उसके बाद अब इसके अंदर जो एंजाइम है उसकी हेल्प से इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाएगा, और डाइजेशन होने के बाद सेल के अंदर ये एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा यहीं पर। तो अब जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लाइसोसोम बना हुआ है ये एक तरीके से डाइजेशन का काम करता है, और एंडोसाइटोसिस के द्वारा फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर कर रहा है, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से सेल का पूरा बैलेंस बना हुआ रहता है, इस तरीके से सेल फंक्शन करता है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो यहाँ पर जो अब ऐसी वेसिकल जिसके अंदर या ऐसा लाइसोसोम जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। ठीक है, ये सब मैं लाइसोसोम वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने उसमें देखा हो तो। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है, अब इसमें राइबोसोम, मैंने आपको बताया कि कैसे राइबोसोम जो है वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं मैंने आपको दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर और एक साइटोप्लाज्म के अंदर एकदम फ्री रहते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम अब दोनों प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनका जो डेस्टिनेशन होता है, जो उनका टारगेट होता है वो डिफरेंट होता है। अब इनका टारगेट डिफरेंट है, और जो दूसरे वाला जो फ्री मतलब कि ऐसे राइबोसोम जो कि सेल के अंदर बिल्कुल फ्री अवस्था में है, मतलब किसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह किसी सिस्टर्नी से अटैच नहीं है, तो इस कंडीशन में इनसे जो भी प्रोटीन का निर्माण होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन का निर्माण होगा, इनका डेस्टिनेशन या टारगेट जो है वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि ये तीनों सेल ऑर्गन्स मिल करके आपस में काम कर रही हैं, जिससे कि एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का पूरा प्रोसीजर चल रहा है। अब हम देखते हैं एक और टर्म है। अब यहाँ पर सपोज करो, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि फूड पार्टिकल एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर रहा है। अगर यहीं पर कोई जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई पैथोजन आकर के एंटर कर जाए, ठीक है, इसी तरीके से, तो एंटर करने के बाद जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम उसको देखेगा तो उसका भी ये उसी तरीके से जैसे फूड पार्टिकल को उसने डाइजेस्ट किया, उससे जो है ये एंजाइम की हेल्प से जैसे ही फ्यूज़ करेगा, इन एंजाइम का पीएच कितना होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये उसके साथ जाकर के उसको भी मार देगा, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो उस बैक्टीरिया और पैथोजन को उसको क्या कर देगा, ये किल कर देगा, और किल करने के बाद उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर कर देगा। तो यहाँ पर मतलब प्रोटेक्शन का भी काम करता है, इस तरीके से सेल प्रोटेक्शन का भी काम करती है, मतलब जो पैथोजन है और बैक्टीरिया है उनसे फाइट करती है इसी तरीके से। तीसरा, अब यहाँ पर आपने सुना होगा ऑटोफैगोसोम। अब सेल के अंदर कभी कभी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो कभी कभी ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होती है, ये जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम है, ये किसी के जैसे कांटेक्ट में आती है तभी ये पूरी तरीके से रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये एंजाइम तभी रिएक्टिव हो जाते हैं। अब देखो, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम एंजाइम है, ये जैसे ही किसी सपोज करो किसी सेल ऑर्गन्स का कोई फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, जैसे सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फ्रेगमेंट है, या कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई फ्रेगमेंट पार्ट है, या आप कहें कि बिल्कुल हेल्दी पार्ट है जो कि काम कर रहा है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वो उसे भी डाइजेस्ट कर जाएगा, और फिर वहीं से वही प्रोसीजर चलेगा। वहीं पर जैसे आपने यहाँ पर देखा था, सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद टर्सरी लाइसोसोम, फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक होम्योस्टेसिस, मतलब अगर सपोज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्रेगमेंट पार्ट है जो कि काम का नहीं है, सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकल जाए, तो एक तरीके से होम्योस्टेसिस प्रोसीजर का भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेल रिएक्शंस होती हैं इस पूरे सिस्टम के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं GERL सिस्टम। अब देखो, इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए कि ये काम कैसे करते हैं, अगर स्टेप में देखा जाए तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, मेक ए प्रोटीन ऑन RER। सबसे पहले क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू प्रोटीन का निर्माण हुआ। उसके बाद रैप इन वेसिकल, उसको वेसिकल्स के अंदर रैप कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। अब ये जो वेसिकल है ये एक तरीके से प्रोटीन कैरियर होता है, मतलब
मतलब कि ये जो है, जैसे आपने गाड़ी देखा है, जैसे मैंने आपको बताया गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या ये ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करते हैं। अब ये तरीके से क्या करता है, एक वैन की तरह काम करता है, जो कि प्रोटीन को ले जा करके कहाँ पर रखता है, डायरेक्टली वहाँ पर, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्वेक्स रीजन है सिस पार्ट में जा करके वहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ करते ही वहाँ पर जो सिस पार्ट है या सिस्टर्नी है इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा प्रोटीन का, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो उसको मॉडिफाई कर देगा, पैकेजिंग करेगा और आगे जाकर ट्रांसपोर्ट कर देगा प्रोसेसिंग हो करके। तो ऐसे काम करता है। फिर उसके बाद जो है ड्रिफ्ट टू गोल्जी, गोल्जी के कॉम्प्लेक्स, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ जो सिस पार्ट में अटैच हो जाएगा, वही सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। मूव थ्रू द गोल्जी, गोल्जी से मूव करके फिर ट्रांजिशन फेज में, ट्रांस फेज में आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये इसमें जो अनडाइजेस्टेड जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो आपने क्या देखा कि सेल के अंदर ये जो पूरी की पूरा जो प्रोसीजर चल रहा है कि कैसे इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होना। अब जरूरी नहीं है कि प्रोटीन का ही संश्लेषण हो, लिपिड का भी संश्लेषण होता है। लिपिड का संश्लेषण कहाँ पर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। तो इस तरीके से ये तीनों सेल ऑर्गन्स मिल करके सेल की काफ़ी सारी प्रतिक्रियाओं को वहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस जो होता है, या किसी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना, या फिर किसी जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल या कोई सेल ऑर्गन्स का फ्रेगमेंट है उसको डाइजेस्ट करना, उसको बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ये सारा काम ये तीनों के तीनों सिस्टम करता है, जिसको हम बोलते हैं GERL सिस्टम। सो गाइज, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस इज सिस्टम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा राइबोसोम। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो। बाय बाय, टाटा।